जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आई एम सपना। वेलकम टू कंपटीशन शाला। विजयदशमी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी अपने मन के जो विकार हैं, आपके मन में जो नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिविटी है, आलस्य है, प्रभु श्री राम आपके उन सभी विकारों को दूर करें और आपको हिम्मत दें ताकि आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर आगे बढ़िए। आइए फिर देखते हैं। आइए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा था? तो जो मिनिकॉय जो आइलैंड है, मिनिकॉय द्वीप है, वो लक्षद्वीप का सबसे सदर्न आइलैंड है, मतलब लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी हिस्सा है। और ये जो द्वीप है वो 9 डिग्री चैनल के पास है। और ये जो मिनिकॉय था ये पहले मालदीव का हिस्सा था। बाद में ये इंडिया ने इसको जो है एक संधि हुई थी, उसके तहत जो है क्या कहते हैं, जो भारतीय सीमा के अंतर्गत ये अब मिनिकॉय लक्षद्वीप के अंतर्गत अब आता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। हमें बहुत अंदर डीप में नहीं जाना, बस इतना जानना है कि हाँ ये मालदीव का पहला हिस्सा था और अब लक्षद्वीप हमारे भारत का अनन्य हिस्सा है। और ये जो है 9 डिग्री चैनल के पास है। और ये मिनिकॉय जो है लक्षद्वीप का सबसे सदर्न, सबसे साउथ, सबसे दक्षिणी हिस्सा है। बस इतना जानना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो हमारा लद्दाख हो जाता है। और सबसे छोटा केंद्र शासित, सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी जो यूटी है वो कौन सा है? तो वो हमारा लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप लगभग 32 वर्ग किलोमीटर वर्ग के अंतर्गत जो है 32 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आता है। सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है वो केंद्र शासित प्रदेश। जो सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप। सबसे बड़ा कौन सा है? लद्दाख वाला जो रीजन है हमारा सबसे बड़ा है। फर्स्ट पे हमारा लद्दाख हो गया, सेकंड पे हमारा जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट पे सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है। सेकंड में जम्मू कश्मीर आता है और सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप है। तो इसमें भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हमारा लद्दाख हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा राज्य त्यौहार जो है वो मैच नहीं करता है? तो बैसाखी जो है पंजाब का प्रमुख त्यौहार है। इसमें देखिए बैसाखी उत्तर प्रदेश दे दिया है। गुड़ी पड़वा हमारा महाराष्ट्र है। छठ पूजा बिहार आप सभी को पता होगा। दुर्गा पूजा भी आप सभी को पता होगा, पश्चिम बंगाल जो अभी हमारी समाप्त हुए हैं हमारे नवरात्रि। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है, बैसाखी हमारा पंजाब का है, छठ पूजा बिहार की है, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का है। पारितंत्र में विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों की ऊर्ध्वाधर, मतलब कि ऊर्ध्वाधर वितरण को कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रजातियों का, तो उसको स्तर विन्यास कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग जो है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाता है। तो इस बार का थीम जो है 2023 का, ये भी याद रख लेना है। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ये इसकी थीम थी। तो 25 जनवरी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है? तो जो भारतीय फिल्म और टेलीविजन जो संस्थान है वो पुणे में स्थित है। और ये जो संस्थान है वो भारत की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पुणे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? तो रूमी दरवाजा लखनऊ में स्थित है। तो रूमी दरवाजा हमारा जो है लखनऊ में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? क्योंकि ये तो सबको पता है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ जो है वो महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई थी। पर ये मूल किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये जो मूल आत्मकथा इनकी ऑटोबायोग्राफी थी वो जो है गुजराती भाषा में लिखी गई थी। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्न में से कितने अवधि तक रोक सकती है? तो टोटल 4 महीने। पहली बारी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि विधान जो सभा है उसने कोई एक विधेयक पारित किया, ठीक है, तो जब विधेयक पारित किया तो पहली बारी में विधान परिषद उसको रोक सकती है। कितने महीने के लिए? 3 महीने तक के लिए। लेकिन विधानसभा ने पुनः उसको सेकेंड टाइम पे भेजा विधान परिषद को, तो विधान परिषद जो है सिर्फ 1 महीने तक उस बिल को रोक सकती है। तो इससे पहली बारी में 3 महीना, दूसरी बारी में 1 महीना, तो टोटल 4 महीने हो गया। तो इस प्रकार कुल 4 माह तक जो है विधान परिषद जो है किसी जो विधेयक को रोक सकती है। और यहाँ पे जो धन विधेयक है, धन विधेयक को विधान परिषद जो है सिर्फ 14 दिन की अवधि तक ही रोक सकती है। लेकिन अगर कोई साधारण विधेयक है तो उसके लिए 4 महीने, और अगर कोई धन विधेयक है तो पहली बारी में सिर्फ उसको 14 दिन तक रोक सकती है, बाकी फिर उसको सेकेंड टाइम उसको पारित करना ही पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों आप लोग ना प्लीज़ कमेंट्स भी किया करिए, चैनल को लाइक भी किया करिए, क्योंकि ना बहुत मेहनत पड़ती है। मतलब मेरी तबीयत नहीं सही रहती, फिर भी मैं आप लोगों के कहने पे वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग इतना तो कर सकते हो कि कमेंट्स तो ज़रूर कर दिया करिए यार। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, क्योंकि मैं भी तो एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी पढ़ रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ, तो थोड़ा सा एक मोटिवेशन के लिए एक होता है ना कि हाँ लगता है कि चलो ठीक है, सेटिस्फैक्शन रहता है। तो इसलिए प्लीज़ कमेंट्स की ज़रूर किया करिए, रिक्वेस्ट है मेरी। कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो पूंजीवादी की विशेषता नहीं है निजी संपत्ति का अधिकार, प्रतियोगिता होना, सेवा प्रयोजन, उपभोक्ताओं को चुनाव की स्वतंत्रता। तो जो पूंजीवादी है उसमें क्या है कि उत्पादन के जो साधन है उस पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है, उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, निजी लाभ के लिए स्वतंत्रता भी होती है। तो निजी संपत्ति का अधिकार, प्रतियोगिता होना, सेवा प्रयोजन, निजी संपत्ति उद्यम की स्वतंत्रता होती है, उपभोक्ता प्रभुत्व होती है, लाभ का उद्देश्य भी रहता है, प्रतियोगिता भी रहती है, सरकारी हस्तक्षेप का अभाव रहता है। तो यहाँ पे A B C D सही हो जाएगा, C हमारा जो है विशेषता नहीं है। ठीक, तो सेवा प्रयोजन, क्योंकि इसमें मेनली लाभ के लिए, लाभ के उद्देश्य से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। इसमें सेवा, जैसी इसकी सेवा तो जो मतलब जैसे कि सरकार का जहाँ स्वामित्व होता है, तो सरकार का विजन ये होता है कि हमारे नागरिकों की सेवा के लिए, उनके सामाजिक कल्याण के लिए वो योजनाएं चलाती है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया? मतलब जीएसटी सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? तो फ्रांस जो था, फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी लागू हुई थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त के अध्ययन तथा उस पर सुझाव हेतु एक समिति का गठन किया। इसके अध्यक्ष थे, तो इसके जो अध्यक्ष थे, इसमें देखिए YH मालेगाम, आबिद हुसैन, बिमल जलान, राकेश मोहन। तो इसमें जो है YH जो मालेगाम थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी भारतीय रिजर्व बैंक को। तो इसमें जो है हमारा YH मालेगाम, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? तो जो हथकरघा क्षेत्र के विकास में जो सूक्ष्म, जो मतलब क्राफ्टिंग वाले जो सेक्टर होते हैं, जो हाथों से बने हुए जो शिल्प कलाएं होती हैं, क्राफ्टिंग वाला, तो उसके विकास के संबंध में, उसकी डेवलपमेंट के लिए मीरा सेठ समिति का गठन किया गया था, तो हथकरघा के विकास के लिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसमें मिलान करने के लिए, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हमारी 1951 में शुरू हुई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है हमारी 1961-66 में शुरू हुई थी। उसके बाद फिर जो है 3 साल का फिर वो था ना योजना अवकाश, 66 से 69 तक। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना हमारी 1969 से 1969 से 1974 तक थी। छठी पंचवर्षीय योजना हमारी 1980-85 में थी। एक बार फिर से देख लीजिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना हमारी 1961 से 66 थी। चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी 1969 से 74 तक थी। छठी पंचवर्षीय 1980 से 85 तक थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि निम्न में से किस माध्यम से गुजरती है? तो जो ध्वनि है सामान्यतः सॉलिड, जो ठोस होता है, उसमें मतलब उसमें सबसे ज़्यादा तीव्र गति से गुजरती है। उसके बाद फिर लिक्विड, उसके बाद फिर गैस, सबसे ज़्यादा ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। तो जो उसमें ध्वनि की चाल घटती जाती है। सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल ठोस में होती है, देन द्रव्य होती है, उसके बाद गैस में होती है। ठीक है, तो इसलिए ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में हो जाएगी। जैसे मान लीजिए वो होता है रेल की पटरियों में, देखिए अगर आवाज़ करिए खट्ट से, कोई भी लोहा इस्पात अगर है, तो उसमें सबसे पहले आपको सुनाई देगी वो आवाज़। ठीक है, बहुत जल्दी, जैसे कि उसमें ध्वनि क्योंकि ठोस में ज़्यादा चलती है। उसके बाद जैसे कि लिक्विड हो गया, द्रव में, तो उसमें पानी की आवाज़, उसमें ध्वनि की आवाज़ थोड़ी उससे कम होगी। फिर उसके बाद गैस में, उसमें सबसे ज़्यादा कम होगी, क्योंकि निर्वात में ध्वनि की चाल जो है शून्य नहीं, उसमें गमन नहीं करती है। जैसे चंद्रमा पे देखिए, अगर कोई 2 व्यक्ति बोलेगा तो आवाज़ नहीं सुनाई देगी, क्योंकि वहाँ पे वैक्यूम है, वहाँ पे ध्वनि गमन नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार जो टाइलिन है वो जो है लार में पाया जाता है एंजाइम। लार, और जो लार ग्रंथियों में जो है 3 जोड़ी जो लार ग्रंथियां होती हैं हम लोगों के जैसे माउथ में, और उसमें जो है कि जो लार होता है वो जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो उसमें मिल जाता है। तो लार का मेन जो सलाइवा होती है, मेन काम क्या होता है, जैसे हमारे भोजन के साथ साथ कुछ बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, उसको मारने का काम करती है सलाइवा हमारी जो लार। और 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ हमारे शरीर में पाई जाती हैं। और ये लार जो है, ये सलाइवा
डाइजेशन में भी हमारा मतलब अच्छा अहम रोल निभाती है। तो इसका राइट ऑप्शन टाइलिन हो जाएगा। कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, और कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, और ये जो मायोलॉजी है, ये मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहा जाता है, और तंत्रिका संबंधी जो हमारी ब्रेन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, न्यूरॉन्स, उससे रिलेटेड जो अध्ययन होते हैं उसको न्यूरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टिक की बोतलें एक बहुलक की बनी होती हैं जिस पीईटी का विस्तारित रूप है पॉलीएथिलीन टेरिफेथलेट। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये जो पॉलीइथिलीन टेरिफेथलेट है एक बहुत ही मतलब एक थर्मोप्लास्टिक है, एक सामान्य तापी प्लास्टिक है जिससे प्लास्टिक की बोतलें बनी होती हैं। तो इसकी जो बहुलक है वो पॉलीएथिलीन टेरिफेथलेट है। तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। ये नेक्स्ट देखते हैं। किसे एप्सम साल्ट के नाम से जाना जाता है? तो एप्सम साल्ट जो है एक मैग्नीशियम सल्फेट का एक केमिकल नेम है, तो ये कैल्शियम सल्फेट का एक केमिकल नेम है, तो एप्सम साल्ट के नाम से जाना जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता जो है वो 19 क्लॉज 1 का के तहत जो है इसका वर्णन मौलिक अधिकार के तहत हुआ है। तो रुकिए, इसका पूरा ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। तो ये एक स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार जो है, जो बोलने का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। ठीक है। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और इसकी जो कभी कभी क्वेश्चन इसमें से बन जाता है कि प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई थी, तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की स्थापना हुई थी, जिसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और इसमें जो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसमें 6 सदस्य थे। तो ये जानना जरूरी है। एक बार मैं नाम बोल दे रही हूँ। एन गोपालस्वामी अयंगर थे, आल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, के एम मुंशी थे, मोहम्मद शादुल्लाह थे, BL मित्र थे, और DP खेतान थे। ठीक। जो DP खेतान की फिर डेथ हो गई थी उसके बाद TT कृष्णामाचारी को इसकी जगह शामिल कर लिया गया था। एक बार आप नाम सुने रहेंगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा, आप क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा जो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 83 है उसके अनुसार लोकसभा की अवधि 5 वर्ष है। ठीक। निम्न में कौन से भारतीय संसद के संगठक है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर के जो है हमारी संसद बनती है। इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 79, अनुच्छेद आर्टिकल 79 में जो है भारत की संसद के 3 घटक हैं, कंपोनेंट है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर के संसद बनती है। संसद का जो उल्लेख है वो 79 अनुच्छेद 79 के तहत है। तो ये तीनों सही हो जाएगा इसमें, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति जो है, लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। और संसद के दोनों सदनों के जो है 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं, 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। और प्राक्कलन समिति जो इसमें लोक लेखा समिति में, लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। और जो ये लोक लेखा समिति है इसमें संसद के दोनों सदनों के 22 सदस्य टोटल होते हैं, 7 सदस्य राज्यसभा से, 15 सदस्य लोकसभा से। और जो लोकसभा, ये जो क्या कहते हैं, लोकसभा के जो 30 सदस्यों से मिलकर प्राक्कलन, अगर पूछा जाएगा कि सिर्फ लोकसभा के कितने सदस्य किस समिति में होते हैं, तो प्राक्कलन समिति जो है उसमें हमारे 30 सदस्य होते हैं। ठीक, जो कि लोकसभा से आते हैं। और इन दोनों का कार्यकाल कितना होता है, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति का? तो 1 वर्ष का होता है। मैं आपको मतलब बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा दे रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा डीप डिस्कशन नहीं जल्दी जनरली देखने को मिलता है। इससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज कवरेज थोड़ी बढ़ जाएगी और अच्छा रहेगा। एलिमिनेशन जो टेक्निक है वो अच्छी हो जाएगी आपकी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लोक लेखा समिति जो है प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन है। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? तो जो ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, जैसे प्रधान वो निर्वाचित होकर आते हैं, उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और भारतीय संविधान के जो DPSP है, आर्टिकल 40 जो है अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है, जो कि अगर ग्राम पंचायत की बात आती है तो वो हमारा नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आता है, जो कि अनुच्छेद 40 के अंतर्गत है। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन 5 वर्ष हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो 9 अगस्त 1942 को बम्बई में जो है गांधी जी और बहुत सारे जो कांग्रेसी नेता लोग थे वो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ये था कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हम शुरुआत करेंगे, लेकिन बड़े जो नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो जो गांधी जी थे उनको पूना के आगा खां में मतलब जेल में उनको बंद कर दिया गया था।
तो कहाँ बंदी बनाया गया, तो यहाँ पे बम्बई ऑप्शन है, तो बम्बई लगा देंगे। पूना में आगा खां जो पहले आगा खां जो वो था महल, उसमें उनको नज़रबंद कर दिया गया था। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था, तो ये माउंटबेटन ने कहा था। उन्होंने ये कहा था कि जो काम 50,000 हथियार बंद जो सिपाही नहीं कर सकते हैं, वो अकेले काम जो है गांधी जी ने अकेले करके दिखाया है। तो वन मैन बाउंड्री फोर्स जो है माउंटबेटन। 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई, उसमें भारत का वायसराय कौन था, तो उस समय जो भारत का वायसराय था वो जॉर्ज पंचम के टाइम, जब वो जॉर्ज पंचम के आगमन पर ही तो दिल्ली दरबार लगा था 1911 में। और उस समय जो है बंगाल विभाजन रद्द करने की भी जो बात की गई थी, मतलब उसके पहले जब चल रही थी, तो इसमें जो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। और इसी टाइम पे 1912 में जो है भारत की जो राजधानी थी वो कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की गई। 1912 में मतलब दिल्ली बन गई थी राजधानी। तो ये जो है हार्डिंग के टाइम पे, ठीक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, तो 1934 में जो है 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी की स्थापना की गई थी। और इस जो क्या कहते हैं, इस पार्टी की जो पहली बैठक पटना में हुई थी। इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे उनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। थोड़ा सा कम डिस्कस करेंगे, बहुत इसमें टाइम लग जाता है, बस जल्दी जल्दी आप लोग क्वेश्चंस देख लीजिए। लेकिन फिर भी मन नहीं मानता है ना, तो डिस्कशन हो ही जाता है। महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की थी, तो महालवाड़ी जो व्यवस्था थी, इसके जो जन्मदाता है हॉल्ट मैकेंजी माने जाते हैं। और ये जो संयुक्त प्रांत उस टाइम पे जो हमारा वर्तमान उत्तर प्रदेश है, उसको पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो हमारा जो संयुक्त प्रांत हो गया, मध्य प्रांत हो गया, पंजाब के कुछ हिस्से थे, वहाँ पे हमारी महालवाड़ी व्यवस्था थी। और ये हॉल्ट मैकेंजी इसके जो है इन्होंने तैयार किया था। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर जो है किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है, तो ये जैनों का बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। और इसको किसने बनवाया था, जो चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम थे। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के जो सामंत थे विमल शाह, उन्होंने बनवाया था। और जैनों का ये बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि इसका जो वर्णन है कलिंग युद्ध का, वो अशोक के 13वें शिलालेख में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अशोक के 13वें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन है, जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें स्मारक है और उनके निर्माता हैं। तो अलाई दरवाज़ा जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था। मोती मस्जिद जो आगरा में थी वो शाहजहां ने बनवाई थी। मोती मस्जिद जो दिल्ली में थी वो औरंगजेब ने बनवाई थी। एक बार फिर देख लीजिए, अलाई दरवाज़ा जो दिल्ली में है अलाउद्दीन खिलजी ने, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी अकबर ने, मोती मस्जिद आगरा जो है वो शाहजहां में, मोती मस्जिद जो दिल्ली में है वो औरंगजेब ने। यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो देख लीजिएगा अच्छे से इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो जो वर्धन राजवंश की स्थापना जो है पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने की थी, जो कि थानेश्वर इनकी राजधानी थी। और इसी वर्धन राजवंश का सबसे प्रतापी शासक हर्षवर्धन भी थे। भारतीय जनगणना आमतौर पर हर बार कितने वर्ष बाद जो है वो रिलीज़ की जाती है, तो भारतीय जनगणना आमतौर पर जो है हर 10 वर्ष बाद की जाती है, जो कि 2011 में अभी सेंसस आया था, उसके बाद आना था 2021 में, लेकिन जो है कोरोना की वजह से वो अभी थोड़ा पेंडिंग में है, काम चल रहा है, आ जाएगी जल्दी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के क्षेत्रफल में कितना वन और वृक्षों से आच्छादित है, तो जो 2019 की रिपोर्ट थी उसमें 24.56% जो है वन और वृक्षों से आच्छादित था। उसके बाद 2021 की जो 2 वर्षों बाद उसकी वो फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है ना, तो 2021 में उसमें क्या था 24.62, तो इसमें जो है एकदम क्लोज ऑप्शन है, तो ये हमारा 24.56% जो है वन और वृक्षों से आच्छादित है। विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ जो है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे स्थित है, तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित है। जैसे मान लीजिए कि ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ना, ये तो इसका जो ये वाला रीजन है, यहाँ पे हमारी जो है ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कि पूर्व प्रशांत महासागर लगता है, तो यहाँ पे स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरदार सरोवर बांध निम्न में से किस नदी पर है, तो सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर निर्मित किया गया है, ये नर्मदा नदी पे है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा है, मुद्रा हमें देखना है, तो बुल्गारिया की जो है बुल्गारियन लेव है,
पेरू की क्या है, न्यूवो शोल है। इज़राइल की क्या है, न्यू शेकल है। चेक गणराज्य की क्या है, कोरोना। चेक गणराज्य की मुद्रा क्या है, कोरोना है। इजराइल की न्यू शेकल है। पेरू की न्यूवो शोल है। बुल्गारिया की बुल्गारियन लेव है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें चपला और चपल के समरूपी सार्थक शब्द क्या हैं? तो एक चपला का अर्थ होता है बिजली, एक वो चपल का अर्थ हो जाएगा तेज, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। चपला चपल जो है, एक चपला का अर्थ हो गया बिजली और चपल का अर्थ हो गया तेज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विपत जाल विप जाल में कौन सी संधि है? तो इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? तो चक्रपाणी, दामोदर, मुक्त पुरुष, ये सारे जो हैं विष्णु के पर्यायवाची हैं। तो विष्णु के जितने पर्यायवाची हैं, जैसे जो मुक्त पुरुष है वो विष्णु का नहीं है, अभी तो सन्यासी का ये जो वैरागी सन्यासी होते हैं तो मुक्त पुरुष उनका पर्यायवाची है। बाकी ये जो केशव है, दामोदर है, चक्रपाणी है, नारायण है, जनार्दन है, लक्ष्मीपति, गोविंद, ये सारे जो हैं विष्णु के पर्यायवाची हैं। तो मुक्त पुरुष जो है हमारा सन्यासी का पर्यायवाची। दोस्तों जो लोग आर की भी तैयारी करना चाहते हैं वो पेट एग्जाम के बाद मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं बहुत अच्छी प्रिपरेशन कराऊंगी हिंदी की और जीएस की, जो 140 क्वेश्चंस आते हैं 60 नंबर आर के, तो वो बिल्कुल निश्चिंत होकर मेरे साथ आप तैयारी करिएगा, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो दक्षिण शब्द का विलोम वाम होता है, पूरब का पश्चिम, दायां का बायां। और ये जो इसमें दिए हुए हैं जैसे कि, तो दक्षिण शब्द का विलोम जो हो गया वाम हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किनारे लगना मुहावरे का जो उपयुक्त अर्थ है, तो किनारे लगने का जो है कार्य समाप्त होना, मतलब अब लगता है ना ऐसे हम लोग भी एक दिन किनारे लग जाएं, जो यहाँ पे स्ट्रगल वाली ज़िंदगी है इससे पार लग जाएं, किनारे लग जाएं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करंट के क्वेश्चंस आ गए दोस्तों। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जो 2023 में कांस्य पदक किस भारतीय खिलाड़ी को मिला था? तो जो हमारा ये कोपेनहेगन डेनमार्क में ये आयोजित हुई थी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023, उसमें क्या था, एच.एस. प्रणय थे, उनको कांस्य पदक जो ब्रॉन्ज मेडल उनको मिला था। और जो स्वर्ण पदक था, जो मतलब फर्स्ट पे जो स्वर्ण पदक मिला था वो थाईलैंड की कुनलावुत थी। तो हमें ये देखना है, एच.एस. प्रणय को जो है ब्रॉन्ज मेडल उनको मिला था विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2023 में संपन्न फीफा महिला विश्व कप का 2023 का खिताब किस देश ने जीता था? तो रुकिए, तो जो अगस्त में 20 अगस्त को 2023 के बाद जो फीफा महिला विश्व कप हुआ था उसमें क्या था कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ये जो संपन्न हुई थी फीफा महिला विश्व कप। और इस विश्व कप के फाइनल में जो है स्पेन ने इंग्लैंड को पराजित कर दिया था। तो स्पेन जो है वो हमारी मतलब विजेता टीम थी। अगस्त 2023 में संपन्न फीफा महिला विश्व कप में स्पेन विजेता थी और किसको हराया था? तो वो इंग्लैंड को पराजित करके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमल के फूल की नई प्रजाति नमो 108 को किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया था? तो जो केंद्रीय हमारे मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, तो कमल के फूल की जो 108 पंखुड़ी वाली जो नई किस्म थी नमो 108 का अनावरण किया था। ये जो नई किस्म है वो CSIR जो है लखनऊ द्वारा विकसित की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ये हमने देखा भी था प्रीवियस टेस्ट पेपर में। सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार, तो ये उड़ीसा का गंजाम जिला। अगर सर्वश्रेष्ठ राज्य की बात की जाएगी तो वो इंदौर था मध्य प्रदेश का, मतलब सॉरी राज्य की बात अगर की जाएगी तो मध्य प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य था। डिस्ट्रिक्ट की बात की जाएगी तो उड़ीसा का गंजाम डिस्ट्रिक्ट था। ये देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? मैंने जो है ग्लोबल इंडेक्स कराया है, एक वीडियो है मेरा उसमें, आप लोग देख लीजिएगा अगर देखना होगा तो। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो है भारत की रैंक क्या है? तो इसमें जो है भारत को 161 इसका मतलब रैंकिंग है। और इस सूचकांक में नॉर्वे पहला है और आयरलैंड सेकंड स्थान पे है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? 161 और नॉर्वे फर्स्ट पे है। जून 2023 में किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है? तो वो अर्जेंटीना की सेलेस्टे साउलो को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है। सेलेस्टे साउलो अर्जेंटीना की हैं। सितंबर 2023 में सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मिशन का क्या नाम है? तो आप सभी को पता होगा, 2 सितंबर 2023 को इसरो द्वारा PSLV C57, एक बार फिर से मैं बोल दे रही हूँ,
2 सितंबर 2023 को PSLV C-57 द्वारा आदित्य L1 का जो है सफल प्रक्षेपण किया गया था। और आदित्य L1 जो है वो सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है। ठीक। और ये जो अंतरिक्ष यान मतलब कि को जो है, ये जो हमारा जो अंतरिक्ष यान है, ये क्या करेगा कि सूर्य और पृथ्वी जो प्रणाली की जो लैग्रेंज बिंदु होता है L1, इसीलिए इसको L1 का मतलब क्या है, लैग्रेंज बिंदु, इसलिए उसको L1 कहा गया है। कि चारों ओर एक जो कोरोना जो प्रभामंडल होता है उसकी कक्षा पे रखा जाएगा, जो कि पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो आदित्य L1 जो है इसका प्रक्षेपण किया गया है। आइए नेक्स्ट। अगस्त 2023 में एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? तो ये जो है कुपवाड़ा जिले में किया गया है, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हमें प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा जो नेशनल हैंडलूम जो डे है वो 7 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।